ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का, जो हमारे पास तीसरा सर्किट है और इसका नाम है जी एसी थ्रू इंडक्टर, या इसको नाम दिया जाता है इंडक्टिव सर्किट्स का। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी दो सर्किट्स डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है जी रेजिस्टिव सर्किट और दूसरा हमारे पास था कैपेसिटिव सर्किट्स। याद रख लें, आर्टिकल में हमारा मकसद ये होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। हमारे इंडक्टिव सर्किट्स की तरफ जाने से पहले कुछ आप लोगों को पॉइंट्स पता होने चाहिए इंडक्टर्स के बारे में कि इंडक्टर्स है क्या। तो याद रखें, अगर हम एक वायर को वाउंड कर दें इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, एक वायर को क्या किया जाए, वाउंड कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, और कैसा वायर हो, थिक कॉपर वायर हो। थिक कॉपर वायर मीन उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा होगा। याद रखिए, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम लोग नाम देते हैं इंडक्टर्स का। याद रखिए, इंडक्टर्स और सोलेनोइड में एक ही फर्क है। सोलेनोइड में हम कोई भी वायर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम वायर यूज करेंगे वो थिक कॉपर वायर होगा। मीन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, याद रखिए, इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर्स भी एनर्जी को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। इसी तरीके से याद रखिए, इंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इंडक्टेंस इसे कहते हैं। इंडक्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल अपोजेस चेंजिंग करंट। इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता, बल्कि कौन से करंट को अपोज करता है, चेंजिंग करंट। मीन एसी करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है। और इस अपोजिशन या इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इंडक्टेंस का। किस चीज का, जो आप लोग चैप्टर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसी कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो करंट के अंदर आने वाले चेंज को अपोज करें, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है इंडक्टेंस। याद रखें, एमसीक्यूज आता है कि जो आपके पास फंक्शंस होता है मैकेनिक्स के अंदर, मास का सेम रोल इज प्लेड बाय द इंडक्टर्स इन मैग्नेटिज्म। आप जानते हैं मैकेनिक्स में आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम लोग नाम देते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर आने वाले चेंज, मीन स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशंस के अंदर जो चेंज आता है उसको अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने नाम दिया था इनर्शिया, और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। तो याद रखें, मास अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो याद रखें, सेम फंक्शन या सेम रोल इज प्लेड बाय द इंडक्टर। इंडक्टर्स भी करंट के अंदर आने वाले चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो याद रखें, इंडक्टर इज एनालॉग ऑफ मास इन मैग्नेटिज्म। मैकेनिक्स के अंदर जो रोल मास का होता है, सेम रोल इज प्लेड बाय द इंडक्टर्स इन मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो ये एनालॉग है मास का मैग्नेटिज्म में। इसके बाद अब जरा आते हैं टॉपिक की तरफ के इंडक्टिव सर्किट्स क्या हैं। तो देखें, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप एक रेजिस्टर्स को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे सर्किट को आप लोगों ने नाम दिया था रेजिस्टिव, और अगर कैपेसिटर्स कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटिव। तो अगर मैं एक इंडक्टर्स को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं तो ऐसे सर्किट को नाम दिया जाएगा इंडक्टिव सर्किट। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर्स को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ इंडक्टिव सर्किट। अब जरा गौर करना है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। इसके मुताबिक दैट इज इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। जरा गौर करना है, पहले जैसे आपने यहां से वोल्टेज अप्लाई की, इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट कौन सा होगा हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा? और आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, साइनसॉइड। क्लियर है? अब जैसे करंट मूव करेगा तो आप जानते हैं चेंजिंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए तो फ्लक्स चेंज करेगा। मीन इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको आप लोगों ने नाम दिया था इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दो ईएमएफ हो गए, एक वो जो हमने अप्लाई किया हुआ है और एक वो जो इंड्यूस हुआ। दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। और हम जानते हैं लेंज लॉ के मुताबिक इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। इफेक्ट हमेशा अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। मीन अगर ये करंट बढ़ रहा है तो ये इसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर करंट कम होगा तो ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस अपोजिशन को हम लोग नाम देते हैं इंडक्टेंस का। इस चीज का जरा थ्योरी देख ले। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज मूविंग इन अ कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। करंट चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, चेंज करेगा। सो फ्लक्स चेंजेस, और अगर फ्लक्स चेंज कर जाए तो फैराडे कहता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस ईएमएफ इज इफेक्ट। ये ईएमएफ क्या है, इफेक्ट है।
और ये जो आपके पास ईएमएफ था या जो वोल्टेज है ये आपके पास काज है, और आप जानते हैं काज इफेक्ट हमेशा अपने काज को क्या करता है, अपोज करता है, लेंज लॉ। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये इसको कैसे अपोज करेगा, अपोजिशन कैसे होगी। याद रखें इंडक्टर्स करंट को अपोज नहीं करता, बल्कि कौन से करंट को अपोज कर रहा है, चेंजिंग करंट को, वो करंट जो चेंज कर रहा है। तो देखिए शुरू में यहां पे करंट जीरो है, वो चेंज नहीं कर रहा। क्लियर? अक्रॉस ये जो आपके पास इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट विल बी मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही करंट इंक्रीज कर रहा है, देखिए करंट चेंज कर रहा है, इंडक्टर इसको अपोज करेगा। अपोज मीन इसको कम करने की कोशिश करेगा। और हम जानते हैं करंट को कौन सी चीज है जो करंट को कम करती है, तो याद रखिए वो आपके पास रेजिस्टर है। तो याद रखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में मीन जैसी करंट आपके पास इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर इसको कम करने की कोशिश करेगा, मीन इंडक्टर एक्ट करता है एज अ लोड, मीन एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये देखें जैसी करंट डिक्रीज कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये फिर इसको अपोज करेगा। मीन अगर ये कम हो रहा है तो ये इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंडक्टर चाहता है कि करंट कांस्टेंट हो, अगर इंक्रीज कर रहा है इसको डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इसको इंक्रीज करेगा। तो जैसे ये डिक्रीज होगा इंडक्टर इसको इंक्रीज करना चाहेगा। अब करंट को कौन इंक्रीज करता है, तो याद रख ले बैटरी। याद रखिए फर्स्ट में इंडक्टर एक्ट करता है एज अ रेजिस्टर, और सेकंड में इंडक्टर एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन बैटरी के तौर पर। अब क्वेश्चन पैदा होता है ये बैटरी या एनर्जी कहां से आई। याद रखिए जैसे ही करंट आप इसको सप्लाई करेंगे इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर देगा, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ये करंट के अंदर आने वाले चेंज को अपोज कर सके। और जैसे फिर करंट कम होगा वो एनर्जी जो इंडक्टर ने स्टोर की है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेम एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द इंडक्टर टू द सर्किट इन ऑर्डर टू अपोज द करंट। फर्स्ट केस में इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर देगा, जैसी करंट कम होगा ये इसको दोबारा वही एनर्जी क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, ताकि करंट को कांस्टेंट रखा जा सके। बात क्लियर होगी ना। अब जरा इसकी हम मैथमेटिकल, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की, अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस की तरफ जाएंगे। तो जरा गौर से देख लीजिए मैथमेटिकली अगर मैं करंट पर बात करूं तो हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का हमारे पास रिलेशंस होता है I is equal to I naught sin of theta. What is I? This is instantaneous value. I naught, this is peak value. Clear? ये इक्वेशंस क्या है कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, मीन जैसा ग्राफ साइन का होगा सेम विल बी फॉर द करंट। तो करंट का ग्राफ आ गया, याद रख लें। हमारा मकसद इस आर्टिकल्स के अंदर है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बात क्लियर हो गई ना। अब जरा गौर करना है यहाँ, अब वोल्टेज पर बात करते हैं। तो एक वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ था और दूसरा जो प्रोड्यूस हुआ, दो ईएमएफ है या दो वोल्टेज है। और आप जानते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ के मुताबिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जितने भी पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे हैं इन सबको ऐड कर दे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखिए रिजल्ट बनेगा V इक्वल हो जाएगा, ये प्लस ईएमएफ उधर जाएगा माइनस। बात क्लियर ना। तो देखिए V इक्वल हो जाएगा माइनस अपनी जगह पर ईएमएफ। इंडक्शन में जो आपके पास ईएमएफ आया था उसका फार्मूला था माइनस L डेल I ओवर डेल T, मीन जितना आप करंट चेंज करोगे उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वेयर L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। एक क्या है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल टू अपोज चेंजिंग करंट, इंडक्टेंस इसे कहते हैं। क्लियर? तो ये देख लीजिए V इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, V आ जाएगा L डेल I ओवर डेल T। I की मेरे पास वैल्यू है I नॉट साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? तो देखिए V इक्वल हो जाएगा L, पीक वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो इसको बाहर लेके आ जाओगे। बात क्लियर? और साथ में आ जाएगा d बाय dt ऑफ साइन थीटा। साइन का डेरिवेटिव ले लें तो हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा याद है ना। और एंगल की जगह पर मैं क्या यूज करता हूं, ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी। कई मतलब ये इक्वेशन यूज कर चुका हूं। आई नॉट ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर लेकर आ जाऊं, साथ में आ जाएगा cos थीटा और यहां पर आ जाएगा d बाय dt ऑफ t। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी L I नॉट
ओमेगा और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा। कॉल दिस नंबर 2। मैं चाहता हूं वोल्टेज मैक्सिमम हो, फिर मुझे एंगल कितना रखना पड़ेगा cos का 0, और आप जानते हैं cos मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो देखिए रिजल्ट ये बनेगा V इक्वल हो जाएगा L I नॉट ओमेगा cos। एंगल कितना रखूंगा यहाँ पे 0 और cos 0 1, तो फिर EMF मैक्सिमम हो जाएगा। इट मीन V इज रिप्लेस्ड बाय V नॉट, cos 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो रिजल्ट बनेगा V नॉट इक्वल हो जाएगा L I नॉट ओमेगा cos 0 1, cos 0 1। तो देखिए मेरे पास ये रिजल्ट बना। इस इक्वेशन को आप यहाँ पर अगर पुट कर दें तो देखिए वोल्टेज इक्वल आ जाएगा V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखिए L I नॉट ओमेगा, ये किसके बराबर है V नॉट के, V नॉट और साथ में क्या आ जाएगा cos। ये इक्वेशन क्लियर है। दिस इक्वेशन शोज दैट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ cos। वोल्टेज इज अ वोल्टेज फंक्शन है किसका, cos का। मीन जैसा ग्राफ cos का होगा सेम विल बी फॉर द वोल्टेज। वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है किसका cos का। और आप जानते हैं cos का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। cos 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, cos 90 पे 0, cos 180 पर -1। ये वोल्टेज का ग्राफ आ जाएगा। याद रखिए जिसके साथ cos होगा वो लीड करता है। कल भी बताया था आर्टिकल में cos किसके साथ आ रहा है, वोल्टेज के साथ। तो फिर याद रख लें इन इंडक्टिव सर्किट, कौन से सर्किट्स में, इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है किसको, करंट को। किस एंगल से लीड करता है, 90 डिग्री। कल आप लोगों ने पढ़ा था sin 90 पर जाकर के मैक्सिमम वैल्यू देगा, जबकि cos 0 के ऊपर मैक्सिमम। इसका मतलब है cos जो है वो लीड कर रहा है साइन को किस एंगल से, 90। तो cos जिसके साथ होगा वो आपके पास क्वांटिटी लीड करेगी। तो याद रखिए यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या मिला, या कंक्लूजन हमारा क्या है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री और π/2। किस एंगल से लीड करेगा, 90 डिग्री से या π/2 से। इसी के बाद अगर मैं इसके लिए वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं तो ये देख ले जरा, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। याद रखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी। ये देखें वोल्टेज ऊपर आ जाएगा और करंट नीचे। ये कौन सा एंगल है, 90। वोल्टेज ऊपर इसीलिए क्योंकि वोल्टेज इस बार लीड कर रहा है किसको, करंट को। किस एंगल से लीड कर रहा है, और यहां पर अगर मैं इसके लिए पावर फैक्टर लिखना चाहूं तो देखिए जरा पावर फैक्टर ये बनेगा, पावर फैक्टर के लिए फार्मूला था IV cos ऑफ थीटा। लेकिन इस केस में एंगल कितने का